Good morning, students. Am I audible? Yes, sir. Today we have to discuss another method of neuropsychology. I have already discussed visualizing and living brain human structure, in which we have discussed X-ray based techniques, magnetic field based technique, diffusion tensor imagery, radioactivity based technique, and how to record human physiological activities in terms of EEG, MEG, and other techniques. And now I'm going to discuss some invasive physiological research methods. Invasive means where damage, destruction, or harm of the site is vital. Yeah, we can say these techniques can harm the individual or animal, which is being measured in terms of brain activities. So in this invasive physiological research methods, I'm going to discuss listening, electrical stimulation, invasive recording method, and manipulating or measuring within the brain. So first, see the stereotaxic surgery. स्टेरियोटैक्सिक सर्जरी क्या है? लिजन मेथड के अंतर्गत आती है और ज्यादातर अभी जो हम लोग इसमें देखेंगे वो लिजन, स्टिमुलेशन, रिकॉर्डिंग। देखिए कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा सा। स्टिमुलेशन और रिकॉर्डिंग जो है लिजन मेथड के थ्रू होता है, ठीक है। तो स्टिमुलेशन और रिकॉर्डिंग के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। स्टिमुलेशन और रिकॉर्डिंग विथ लिजन भी हो सकता है और विदाउट लिजन भी हो सकता है। तो अभी मैंने इससे पहले ईईजी जो रिकॉर्ड करने की आपको जिससे बात की, ठीक है। ईईजी एक तरह से रिकॉर्डिंग टेक्निक है। तो ईईजी इन्वेसिव भी हो सकती है और नॉन इन्वेसिव भी हो सकती है। तो जो स्काल्प रिगार्डिंग ईजी होती है वो नॉन इन्वेसिव है, लेकिन जो स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी के थ्रू या इस तरह के जो है इंसर्ट करके इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के अंदर जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो इन्वेसिव टेक्निक होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग है कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। अब देखिए स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी क्या है। लिजन मेथड के सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम यहाँ पर आपको लिजन पढ़ा रहे हैं और लिजन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी कैसे की जाती है और क्या है। स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी में दो महत्वपूर्ण चीज है। पहला है स्टीरियोटैक्सिक एटलस। स्टीरियोटैक्सिक जैसे आप एटलस वैसे ही होता है जैसे आप जो है कंट्री का और वर्ल्ड का जो मैप आप देखते हैं उसी तरह से, या किसी सिटी का आप मैप देखते हैं उसी तरह से ब्रेन का एक मैप होता है, ठीक है। और ये एक तरह से किसी ब्रेन के स्ट्रक्चर की लोकेशन के बारे में बताता है। और इसमें एक ब्रेगमा होता है जिसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और ब्रेगमा होता क्या है कि जैसे जो है जहां पर आपका जैसे कि जो है जो टॉप ऑफ द स्कल है, ये अगर आप नाक से एक लाइन इधर से खींचे और कान से इधर खींचे, जाना जहां पर दोनों एक क्रॉस करती हैं तो उसी जगह पर ये ब्रेगमा होता है और ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। और इसी रेफरेंस पॉइंट से ब्रेन के अदर स्ट्रक्चर्स की जो है दूरी जानी जा सकती है और वहां पर आप कोई भी इलेक्ट्रोड प्लेस कर सकते हैं। तो सर्जरी के लिए पहली चीज आवश्यक क्या होती है? स्टीरियोटैक्सिक एटलस। दूसरी चीज क्या होती है? स्टीरियोटैक्सिक इंस्ट्रूमेंट। स्टीरियोटैक्सिक इंस्ट्रूमेंट में जो है दो महत्वपूर्ण चीज होती है। एक होती है हेड होल्डर। हेड होल्डर मतलब जो भी एनिमल, ज्यादातर एनिमल सच में जो एनिमल जिस पर ये जो है सर्जरी की जाती है उसके हेड को कंट्रोल करता है। यहाँ पर जैसे आप उसको प्रेसाइसली जो है इस तरह से कह सकते हैं कि उसको अगर कस देते हैं तो वो उसका हेड ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा।
और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर एक जो है खास तरह का जो है कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट उपकरण है जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इसकी खासियत क्या होती है कि इट कैन बी मूव इन 3 डायरेक्शन या 3D, तो तीनों डायमेंशंस होते हैं, जिसको एंटीरियर, पोस्टीरियर, डार्सल वेंट्रल और लेटरल मीडियल हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी। तो ये तीनों डायमेंशंस में, या आप इसको कहें कि अगर कोई जैसे इस तरह का जो है पिन है, तो वो ऊपर नीचे, आगे पीछे और दाएं बाएं ये जो मूव कर सकती है। तो ये हम की ब्रेन की जो फिजियोलॉजी है, मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, डार्सल वेंट्रल और मीडियल और लेटरल, ठीक है। लेटरल मीन्स दूर, मीडियल माने उसके तरफ, ठीक है। और डार्सल और वेंट्रल उसी तरह से होता है, और एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो एंटीरियर आगे की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, डार्सल और वेंट्रल जो है उसी तरह से। आप लेफ्ट राइट या बाएं दाएं जैसे उसको आप समझ सकते हैं, समझ लेंगे वहां पर। तो ये जो है 3 डायमेंशनल हेड होल्डर होता है, मतलब ये हेड इलेक्ट्रोड होल्डर 3 डायमेंशनल जो है मूवमेंट कर सकता है। और इसी इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसको टारगेट साइट पर जो है ले जाकर, अब उसको चाहे लिसन करना हो, चाहे स्टिमुलेशन करना हो, चाहे रिकॉर्डिंग करना हो, ये तीनों चीजों के लिए काम किया जाता है। तो स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी एक तरह से जो भी इन्वेसिव टेक्निक्स है उसका एक बेसिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसमें स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी की जाती है, और इसके लिए दो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। अब आप देखें, ये आपको ये जो ऊपर दिख रहा है ये है स्टीरियोटैक्टिक एटलस, ठीक है। और यहाँ पर एक तरह से मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो दिख रहा है एमिगडाला, और ये बीच में जो है ब्रेगमा होता है। अब इसी तरह का एटलस होता है जिसमें ब्रेगमा से जो है, या रेफरेंस पॉइंट जिसको कहते हैं, वहां से कोई भी दूरी किधर है, ठीक है। जैसे एमिगडाला टारगेट साइट इज 2.8 mm posterior to the bregma, 4.5 mm lateral at 8.5 mm ventral। तो इस तरह से आप उसके ब्रेगमा से उसकी लोकेशन कहाँ पे है ये आप इस रेफरेंस पॉइंट से, इससे आप जान सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखें दो फिगर 2 में, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसको ये जो देख रहे हैं आप, ये हेड होल्डर है जो इसको कसने के लिए, इसके हेड को कसने के लिए बनाया गया है, देख रहे हैं यहाँ पे हेड होल्डर। और आप उसमें देखें कि ये जो लिख रहा है आपको, ये जो है ये ब्रेगमा रेफरेंस पॉइंट है, और ये जो है ये यहाँ पर जो है ये स्टीरियोटैक्टिक जो मशीन का ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। तो ये हेड होल्डर है, तो आप बार के बीच में देख रहे हैं कि इसके हेड को कसने का प्रयास किया गया। और ये साइड में आप देखें तो ये जो है कैमरे की तरह ये जो दिख रहा है आपको, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये इलेक्ट्रोड होल्डर, इसी में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और यहीं से इसको ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं मूव कराया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी की जाती है। अब सर्जरी के बाद, चाहे सर्जरी एक चूंकि लेजर मेथड है, ब्रेन में लेजन भी किया जा सकता है, स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी के द्वारा इलेक्ट्रोड प्लेस करके जो है स्टिमुलेशन भी किया जा सकता है और रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। एक बेसिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ठीक है। अब हम आते हैं लेजन मेथड से। जैसे बायलेटरल एंड यूनिलेटरल लीजन हो सकता है। बायलेटरल का मतलब सेम जो है टारगेट टारगेट दोनों साइड में, आपको पता है कि हमारे लेफ्ट और राइट दो हेमिस्फीयर होते हैं, और हर जो आपका पार्ट है ब्रेन का वो दो भाग में डिवाइडेड है, ठीक है। अब जैसे लोब्स की आप बात करते हैं तो लेफ्ट फ्रंटल लोब, लेफ्ट टेम्पोरल, राइट फ्रंटल लोब, उसी तरह से जो है आपका राइट टेम्पोरल और लेफ्ट टेम्पोरल, इसी तरह से आपका जो है लीजन भी यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है सेम एक साइड का लीजन, बायलेटरल का मतलब होता है कि दोनों साइड के जो पार्ट है उसको लीजन का, ठीक है। तो लीजन के कई मेथड हो सकते हैं, ठीक है, बहुत से मेथड होते हैं लीजन के। जैसे एक जो है एस्पिरेशन लीजन होता है, ठीक है। एक तरह से एस्पिरेशन लीजन में किसी पार्ट को जो है सक करके खींच लिया जाता है, सक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह के जब लीजन खास तौर से कार्टिकल टिश्यूज के होते होते हैं, ठीक है, या उसको आप कह सकते हैं कि
जो सर्जरी नॉर्मली डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं, जो आंख से जो चीजें दिखती हैं, ठीक है, उनको निकाल लेना है एक तरह से, ये सक्शन, तो शक करके या उसको काट करके उसको हटा देना, निकाल लेना, ये एस्पिरेशन लीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब लीजन का दूसरा मेथड है रेडियो फ्रिक्वेंसी लीजन। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिस पर्टिकुलर पार्ट को लीजन करना है वहां पर इस इन इलेक्ट्रोड्स को पहुंचाया जाता है, और इलेक्ट्रोड्स में खास तरह की रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो है उस पे जो है जनरेट की जाती हैं। तो हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स क्या करती हैं कि उस टारगेट एरिया को जो है हीट की वजह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है। तो वो जो है टारगेट एरिया का जो टिश्यू है उसको हीट की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है। उसी तरह से नाइफ कट भी होता है। नाइफ कट में जो है सेक्शन किया जाता है, सेक्शनिंग। ठीक है, कटिंग। अब एक एक चीज पर बहुत लंबा लंबा आपको किताबों में मिल जाएगा और उतना हम लोगों को नहीं देखना है। जैसे सेक्शन करने के लिए जो है उसको कई बार डाई किया जाता है, कई बार उसको जो है इस तरह के अलग अलग, आपने बहुत लोअर क्लासेस में चाहे +2 के अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी, जो हाई स्कूल में अगर ये सब देखा होगा, तो इस तरह से कटिंग की जाती है, सिखाई जाती है, सेक्शनिंग। ठीक है। तो नाइफ कट या यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी पोर्शन को काट कर निकाल लिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद स्टेनर और डाइंग की सहायता से उसको जो है उसमें जैसे कोई केमिकल वगैरह इंजेक्ट करके फिर उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है। तो ये नाइफ कट इस तरह से होता है। ये सब तो मतलब इस तरह का डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है। इसमें एस्पिरेशन लीजन हुआ, चाहे रेडियो फ्रिक्वेंसी है, चाहे नाइट कट कट है, ये लीजन के मेथड्स है। मतलब किसी भी तरह से ब्रेन के जो टारगेट एरिया है उसको डिस्ट्रॉय करना, नुकसान करना, मतलब क्षति पहुंचा देते हैं। और फिर जैसे कि ये हो गया कि वो कट गया या हीट से डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है। कई कई बार जो है केमिकल लीजन भी किया जाता है कि कोई केमिकल इस तरह का इंजेक्ट करके वहां पर उसको जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा लीजन किया जा सकता है, नाइफ कट के द्वारा आप वहां लीजन कर सकते हैं। ठीक है। केमिकल लीजन कर सकते हैं, रिवर्सिबल, ये सब जो है इनरिवर्सिबल लीजन है। कारण ये कि जब डिस्ट्रॉय हो गया, कोई ब्रेन का पार्ट सक करके निकाल लिए या नाइफ कट करके उसको कट कर दिया, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स के द्वारा, हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा अगर आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो फिर से रिवर्स नहीं होता है, ये इनरिवर्सिबल हो जाता है। और कहते इसमें तरीका क्या है कि जैसे कोई इस तरह का कट होता है तो कट के बाद हम देखते हैं कि ये जो आपका पोर्शन जिस भी एनिमल का है उसका जो निकाला गया है, अब उसका व्यवहार पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक फिर उस तरह से इन्फ्रेंस ड्रा कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्रेन एरिया का व्यवहार में जो है, किस व्यवहार में किस प्रकार का रोल है। ठीक है। तो ऐसे ये तो लीजन करते हैं। उसी तरह से एक रिवर्सिबल लीजन होता है। रिवर्सिबल लीजन का मतलब होता है कि टेम्पररी उसको ब्लॉक कर देना किसी चीज को। ठीक है। तो जिसमें खासतौर से क्रायोजेनिक ब्लॉकेज होता है। रिवर्सिबल लीजन जो है एक डिस्ट्रक्टिव लीजन का अल्टरनेटिव है, जिससे जितना भी हमने अभी बताया वो सब डिस्ट्रक्टिव लीजन है, जिसमें क्षति हो जाती है तो फिर वो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। रिवर्सिबल लीजन एक तरह से कुछ खास तरह के कूलेंट या फिर जो एनेस्थेसिया जिसको आप कहते हैं, एनेस्थेसिया आपने नाम सुना होगा कि इंजेक्शन दिया जाता है खासतौर से कोई भी ऑपरेशन सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर कोई कूलेंट या जो है ये कुछ खास तरह के एनेस्थेसिया जैसे लिडोकैन है, इनको उस पर्टिकुलर ब्रेन पार्ट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जो ये आपका स्टीरियोटैक्सिक जो इंस्ट्रूमेंट है, स्टीरियोटैक्सिक जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इलेक्ट्रोड है, उसके थ्रू उसको वहां पर उस टारगेट एरिया में उस खास तरह के जो है ये केमिकल कूलेंट या फिर इस तरह के एनेस्थीसिया वाले जो है इंजेक्शन
वहां पर दे दिए जाते हैं, तो वो ब्रेन का पार्ट टेम्परली फंक्शन करना बंद कर देता है। ठीक है। और फिर आप इंटरफेरेंस उससे ड्रा कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं उसको कि जो है कि जो इन्फ्रेंसेस ड्रा करेंगे कि पर्टिकुलर जो ब्रेन का पार्ट जिसका हमने जो है लीजन टेम्पररी किया हुआ है, उसका व्यवहार में आपके क्या रोल है। ठीक है। तो इस तरह से जो है एक रिवर्सिबल लीजन करके भी स्टडी लीजन एक्सपेरिमेंट में की जा सकती है। ये तमाम तरह के मेथड्स हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल इसमें करते हैं लीजन के लिए। ठीक है। अब देखिए लीजन मेथड में प्रॉब्लम क्या है। लीजन मेथड अच्छा है कि भाई आप इनिशियली ब्रेन के स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए ये स्लाइसिंग वगैरह की जाती थी। ठीक है। फिर सक्शन करके भी, जैसे खासतौर से सर्जरी ऑपरेट करके, जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर वगैरह होता है तो एक तरह से सक करके उसको सक्शन करके निकाला जाता है। ठीक है। हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा भी लीजन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के द्वारा भी, सॉरी इलेक्ट्रिक, ये रिवर्सिबल लीजन जो कूलेंट के द्वारा हम लोग करते हैं। लेकिन इन सबों में क्या है कि ब्रेन का जो पर्टिकुलर पार्ट, टारगेट पार्ट जिसको हम लोग उसके लिए यूज करते हैं लीजन के लिए, या जिसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका जो रोल बिहेवियर में होता है जिसको हम एग्जामिन करते हैं, इसका कोई डायरेक्ट कजेशन नहीं होता है। डायरेक्ट कॉजेशन नहीं हो सकता है कि लीजन के दौरान स्कार टिश्यू या एडजेसेंट एरिया डिस्ट्रॉय हो गया हो जिसका रोल हो, और इसका ना हो। दूसरा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि रोल हो जरूर उस पर्टिकुलर पार्ट का, लेकिन वो डायरेक्ट ना हो। ठीक है। वहां से पाथवे पास हो रहा हो। ठीक है। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह के एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को एक्सप्लेन करना मुश्किल था। अब दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। ठीक है। ये दूसरी जो जो मेथड है नॉन इन्वेसिव, सॉरी इन्वेसिव टेक्निक्स में। तो लेजर में हम लोग ब्रेन के किसी पार्ट को रिमूव कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं या इनएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या व्यवहार में प्रभाव पड़ता है उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में हम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो है एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट होता है वो लीजन के जस्ट अपोजिट है। अब उस एक तरह से जो ब्रेन का पार्ट लीजन किया गया है, जिसको क्षति पहुंचाई गई, ठीक है, तो उसका क्या रोल रहा है उस व्यवहार में। तो अगर आप उसको स्टिमुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन सिंपल तरीका वही है कि इलेक्ट्रोड्स को जहां पर जो भी आपका टारगेट पॉइंट है वहां पर प्लेस करके, और जो है लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के द्वारा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। तो जिस पार्ट का जैसे कि क्षति की गई, ठीक है, तो उसका अगर रोल किसी पर्टिकुलर पार्ट में पाया गया, ठीक है, जैसे एमिगडाला है। ठीक है। एमिगडाला का रोल इमोशन में है। तो मान लीजिए एमिगडाला को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो डिस्ट्रॉय करने से व्यक्ति का जो इमोशन है, मान लीजिए कि वो ब्लर हो गया। ठीक है। तो अगर उस एमिगडाला को हम एक्टिवेट करते हैं, यानी कि स्टिमुलेट करते हैं, तो क्या उसका इमोशन जो है बढ़ जाएगा। जैसे उसके अंदर रेज बढ़ जाएगी, एग्रेशन बढ़ जाएगा, एंगर बढ़ जाएगा, हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, कुछ ऐसा होगा। तो इस तरह का काम हो सकता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से इस तरह का अध्ययन हो सकता है, और एक तरह से जो लीजन एक्सपेरिमेंट है उसको एक सपोर्ट भी मिल सकता है। ठीक है। कि अगर उसी पर्टिकुलर पार्ट को लीजन करने से जो है व्यवहार में डेफिसिट होती है, और उसी पर्टिकुलर पार्ट को जो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देने से व्यवहार जो है इनहांस हो जाता है। ठीक है। मतलब क्षति नहीं होती है बल्कि और बढ़ जाता है। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट का व्यवहार में जो इम्पैक्ट है, व्यवहार पे इम्पैक्ट है, वो आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके द्वारा। जैसे मान लीजिए कि सटाइटी सेंटर है ब्रेन में। ठीक है। सटाइटी सेंटर का मतलब होता है कि एक ब्रेन में आपके फीडिंग सेंटर है, सटाइटी सेंटर है, खाने पीने से, हंगर और थर्स्ट से जुड़ा हुआ है।
फीडिंग सेंटर को अगर आप डैमेज कर देते हैं तो व्यक्ति खाना खाना बंद कर देता है, ठीक है। और अगर उसी तरह से फीडिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देते तो खाना शुरू कर देता है। अब सेटाइटी सेंटर को अगर आप स्टिमुलेट कर देंगे तो खाना खाना बंद कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि उसकी भूख पूरी हो चुकी है। लेकिन सेटाइटी सेंटर को हम जब लीजन कर देंगे तो वो खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, ठीक है। तो ये रिवर्स कॉजेशन भी एक तरह से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में आप देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी की प्रक्रिया भी उसी तरह से की जा सकती है इन्वेसिव टेक्निक में, जैसे कि मैंने बताया लीजन के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वही जो हेड होल्डर और इलेक्ट्रोड होल्डर की सहायता से, ब्रेगमा के सहायता से पर्टिकुलर टारगेट एरिया पर हम लो फ्रिक्वेंसी रेडियो एक्टिव सॉरी रेडियो लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव के द्वारा उसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करके उस पर्टिकुलर ब्रेन पार्ट का अध्ययन कर सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आपके व्यवहार पर पड़ रहा है। अब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो गया, उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग मेथड देखें कि यह है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग कैसे होती है इस नॉन इन्वेसिव में। मैंने आपको सॉरी नॉन इन्वेसिव में बताया है, इन्वेसिव यहाँ पर हम लोग देखें। नॉन इन्वेसिव में मैंने रिकॉर्डिंग मेथड ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैसे कैसे होती है। अब दिक्कत क्या है कि आपका सिलेबस में अगर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और रिकॉर्डिंग लिखा है तो आपको इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, कुछ वहां से उठाना है, कुछ यहाँ से उठाना है, ठीक है। अब जैसे इंट्रासेलुलर यूनिट रिकॉर्डिंग होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर यूनिट रिकॉर्डिंग होती है, मल्टी यूनिट रिकॉर्डिंग होती है और इन्वेसिव ईजी रिकॉर्डिंग भी होती है। इंट्रासेलुलर यूनिट रिकॉर्डिंग क्या होती है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आप जो करते हैं, जैसे आपको मैंने मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जब पढ़ाया था तो बताया था कि किस प्रकार से ये रिकॉर्डिंग होती है। तो एक इलेक्ट्रोड का टिप विद इन द न्यूरॉन और मतलब एक्सॉन पर और दूसरा आउटसाइड, तभी तो वोल्टेज डिफरेंस आप उसको कर पाएंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर रिकॉर्डिंग जो होती है वो न्यूरॉन फायरिंग को जानने के लिए होती है कि जो है उसमें न्यूरॉन में कितने किस लेवल पे फायरिंग हो रही है, ठीक है। तो फायरिंग का रेट जानने के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर यूनिट रिकॉर्डिंग जो होती है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो है जो मीडियम है, जो माध्यम है जहाँ पर आपका न्यूरॉन है, मतलब न्यूरॉन के भीतर कुछ भी नहीं है, दोनों को बाहर टेस्ट। उसी तरह मल्टी यूनिट रिगार्डिंग है, मल्टीपल यूनिट रिगार्डिंग, कई जो है न्यूरॉन्स की फायरिंग को आप उसको एवरेज करके कर सकते हैं। और नॉन इन्वेसिव जो हमने ईजी रिकॉर्डिंग बताई जो स्काल्प से होती है, उसी तरह से इन्वेसिव ईजी रिकॉर्डिंग होती है जो आपके स्कल स्कल के अंदर, क्योंकि जब सबसे बाहरी स्किन है इसको स्कैल्प बोलते हैं, उसके बाद एक जो है बोनी स्ट्रक्चर होता है हेड पे, उसको बोलते हैं स्कल। स्कल के अंदर फिर जो है पिया मैटर डूरा मैटर, उन दोनों के बीच आर्कनाइड मेम्ब्रेन होती है, आर्कनाइड स्पेस होता है जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। उसके बाद जो है तमाम तरह के आपके जो है सब कार्टिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक कार्टिकल है, फिर सब कार्टिकल स्ट्रक्चर्स है और फिर अलग अलग जो है स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनका हम लोग पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो है जो इन्वेसिव ईजी रिकॉर्डिंग होती है वो इलेक्ट्रोड के हैब के स्कल के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक एवरेज जो उसका होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। देखिए कैसे ये सब सारी चीजें हैं, ये आपको देखिए जैसे ये पहला जो फिगर आप देख रहे हैं ये जो है एक इंट्रासेलुलर यूनिट रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इसमें इंट्रासेलुलर माइक्रो इलेक्ट्रोड जो होता है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिकॉर्ड करता है जब वो फायर होती है। तो ये इस तरह का आपको मैंने आपको एक्शन पोटेंशियल वगैरह जो बताया था तो आप देखे होंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर यूनिट रिगार्डिंग क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो एडजेसेंट एरिया ऑफ द न्यूरॉन के फायरिंग से होते हैं उनको एक तरह से रिकॉर्ड करते हैं। ये मल्टी है, मैंने एक्स्ट्रा सेलुलर यूनिट रिकॉर्डिंग का ही ये मल्टी यूनिट रिकॉर्डिंग होती है जो एवरेजिंग कर रहा है, ठीक है। और ये इन्वेसिव ईजी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर लार्ज इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स जनरल changes in electrical brain activity. The EEG signal is not related to the neural firing of any obvious way, ठीक है।
तो जिस तरह से आप इन्वेसिव रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उसी तरह से हम लोग नॉन इन्वेसिव देखे थे। वो स्काल्प से होती है। ये जो है ब्रेन के अंदर जो है इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करके रिकॉर्डिंग की जाती है। तो ये जो है नॉन इन्वेसिव रिकॉर्डिंग कैसे होती है वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद कुछ फार्माकोलॉजिकल रिसर्च मेथड्स हैं, ठीक है। जो अभी मैं केमिकल लीजन की वहाँ बात कर रहा था, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सेलेक्टिव केमिकल लीजन, मेजरिंग केमिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एंड लोकेटिंग न्यूरो ट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर्स, ये सब सारी चीजें महत्वपूर्ण इसमें होती हैं फार्माकोलॉजिकल रिसर्च मेथड। मतलब इसमें कुछ खास तरह के ड्रग्स इंजेक्ट किए जाते हैं और उन ड्रग्स का इम्पैक्ट जो है मेजर किया जाता है, ठीक है। अब जैसे रूट क्या होगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, तो सबसे पहले आप देखिए बहुत सी चीजें हैं जो है आप ड्रग्स को फेड कर सकते हैं, फेड टू द स्टमक। इंजेक्ट भी किया जा सकता है बहुत से ड्रग्स को आपके, जैसे आप दवा खाते हैं ना, तो दवा क्या कर सकती है, बहुत सी दवाइयाँ आप ओरली खाते हैं तो वो ड्रग्स आपके बॉडी में जाके फिर अलग अलग इम्पैक्ट डालता है। जैसे आप पेन किलर खाते हैं तो जाता है फिर वो पचता है और फिर आपके ब्लड में मिलकर आपका जो भी न्यूरल फाइरिंग है वो अ, बढ़ाता घटाता है, ठीक है। उसी तरह के जो है ये इंजेक्शन भी होते हैं। इंजेक्शन का जो प्रभाव होता है इसके तुलना में थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। और इंजेक्शन क्या करता है कि एक तरह से जिस भी साइड से वो इंजेक्ट किया जाता है केमिकल, वहां पर वो डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है, ठीक है। उसकी प्रक्रिया जो है, तो अगर आप कोई चीज फीड करते हैं या स्टमक में कोई केमिकल जाता है तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जब वो इंजेक्ट किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी फास्ट होती है। तो ये ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग रूट है। अब इंजेक्शन भी देखिए कई तरह के होते हैं, तो साइट के आधार पर अलग अलग तरह के इंजेक्शन, जैसे कुछ इंजेक्शन होते हैं जो इंट्रागैस्ट्रिक होते हैं जिसको जो स्टमक पर दिए जाते हैं। उसी तरह से कुछ होते हैं जो पेरिटोनियल कैविटी जिसको इंट्रा पेरिटोनियल आईपी इंजेक्शन होते हैं। आईपी मतलब आपका जो ऑर्गन्स हैं, जैसे खासतौर से जो आईपी जो दिए जाते हैं, जो इंट्रा पेरिटोनियल कैविटी होती है वो आपके कह सकते हैं कि हार्ट के आसपास जो है एक झिल्ली होती है लेयर्स उसके ऊपर, ठीक है, तो वहां पर ये दिया जाता है। उसी तरह से आप ये लार्ज मसल इंट्रामस्कुलर आप जानते हैं, जो खास तौर से जो इंजेक्शन से आप इस कहते हैं कि जो है बाजू पर या फिर जो है हिप्स पर जो दिए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से सबक्यूटेनियस होती हैं, ठीक है, त्वचा के ऊपरी लेयर, मतलब ठीक जो है स्किन के ठीक नीचे सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। और उसी तरह इंट्रावेनस आई भी होते हैं जो कि वेन्स में जो आपके नसें होती है उन पे इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ब्रेन में जो होता है ड्रग्स एडमिनिस्टर करने के लिए कैनुला का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैनुला के द्वारा ब्रेन में डायरेक्टली ड्रग एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो कैनुला एक प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने भी बताया कि जो ये हेड होल्डर और इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर में जहाँ इलेक्ट्रोड होता है वहां पर कैनुला फिट किया जाता है। यानी कि एक प्रकार से इसको सर्जरी के द्वारा ऑपरेट करके एक पाइप वहां पर लगा दी जाती है और फिर उसके थ्रू जो है इंजेक्शन सॉरी ड्रग वो उसको यहाँ पर एडमिनिस्टर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है इसका क्या रूट है उसको हमने देखा। अब देखिए सेलेक्टिव केमिकल लीजन क्या होता है, कि सेलेक्टिव केमिकल लीजन में होता क्या है कि जैसे लीजन में बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे आप वैसे इलेक्ट्रिकल लीजन करते हैं तो कोई भी स्कार टिश्यू रह जाता है, आसपास की चीजें भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो बहुत प्रिसाइज जो है रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन जैसे होता क्या है कि कुछ खास तरह के जो न्यूरॉन्स हैं, जैसे वो कुछ खास तरह के जो केमिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से जो नर्वस सिस्टम के जो हमारे कंपोनेंट हैं, तो
जो न्यूरल पॉइजन्स होते हैं या जिसको न्यूरोटॉक्सिक्स कहते हैं, वो उस स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम के पार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे जो काइनिक या आई आई बॉटनिक एसिड होता है, अगर इसको हम इंजेक्ट करते हैं ब्रेन में, तो दैट विल डिस्ट्रॉय ओनली द सेल बॉडी, ठीक है। और उसी तरह से जैसे 6-OSDA है, 6 इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्सीडोपामाइन, इसको जब आप इंजेक्ट करते हैं तो ये नारेडिनर्जिक और डोपामाइनर्जिक जो न्यूरॉन है केवल उन्हीं को डिस्ट्रॉय करेगा, वो एसिटिल कोलिन वाले को नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो है खास स्पेसिफिक केमिकल लीजन के द्वारा बहुत प्रेसाइज लीजन किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सेलेक्टिवली या तो सेल बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे या जो है कुछ खास तरह के जो न्यूरॉन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इन न्यूरॉन्स का क्या रोल जो है आपके व्यवहार में था, ठीक है। तो ऐसा लीजन इसके द्वारा पॉसिबल है। अब ये तो हो गया कि जो है कि लीजन मेथड कैसे कैसे आप लीजन कर सकते हैं, हमने आपको बताया कि तमाम तरीके हैं लीजन करने के, केमिकल से लेकर जो है इलेक्ट्रिकल से लेकर ये सब सारी चीजें। नाउ मेजरिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो केमिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए मैंने आपको पेट वगैरह तो ऐसे ही बताया हुआ था, उसी का थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसे 2-डीऑक्सी ग्लूकोज टेक्निक है, 2DG टेक्निक इसको कहते हैं। और जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं किसी भी एनिमल में और उसको व्यवहार में करने के लिए जो भी उसका इंटरेस्ट का बिहेवियर है उसके लिए जब अलाउ करते हैं, ठीक है, तो जो है यहाँ पर ऑडियो रेडियोग्राफी जो उस व्यवहार के दौरान ब्रेन का कौन सा पोर्शन एक्टिव ज्यादा है, ठीक है, उसको आप जो है ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा जान सकते हैं। अब इसमें करते क्या है कि उसको एक्टिवेट होने के बाद, सब करने के बाद उसकी फिर जो है ब्रेन स्लाई तैयार करते हैं और उसके बाद फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और ये सब जो माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उस जो व्यवहार वो कर रहा था उस दौरान ये जो पर्टिकुलर 2DG है वो कहाँ कहाँ जो है एक्टिवेट था। तो ये एक प्रकार से वो नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स थी, लेकिन यहाँ पर ब्रेन लीजन करके स्लाइसिंग करके उसका अध्ययन करते हैं। उसी तरह सेरिब्रल डायलिसिस है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन है किसी पर्टिकुलर केमिकल का, ठीक है, उसको आप इसको थ्रू जान सकते हैं। लोकेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर्स, इसके लिए भी ये खास तरह के जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाई या जो रेडियो एक्टिव लेबलिंग है, जो भी आप पर्टिकुलर जिस भी न्यूरोट्रांसमीटर्स का लोकेशन जानना चाहते हैं, रिसेप्टर का लोकेशन जानना चाहते हैं, उसके लिए उस खास तरह के डाई या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज करके उसको हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। इसी में ये तरीके हैं जिसको कहते हैं इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये खास तरह के जो प्रोटीन होते हैं उनकी बाइंडिंग से पर आधारित टेक्निक है। इम्यून रिस्पॉन्स जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, जो क्रिएट करती हैं और वो जो है एंटीजेंस को, जो फॉरेन एजेंट हैं उनको बाइंड कर सकती हैं, उनको रिमूव और डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। खासतौर से एंटीजेंस को वो रिमूव या डिस्ट्रॉय करती हैं और एक तरह से एंटीबॉडी क्रिएट करती हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है। जैसे भी कोई भी आपके बॉडी में अगर फॉरेन फॉरेन एजेंट जिसको कहते हैं फॉरेन प्रोटीन पहुंचता है, यानी कि कोई प्रकार किसी प्रकार का जब इन्फेक्शन होता है तो जब इन्फेक्शन में यही जो है उन्हीं एंटीजेंस को पहचान कर उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये जो है हमारा इम्यून सिस्टम करता है और उनके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी क्रिएट करता है, ठीक है। उसी तरह से इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें RNA
जो होते हैं, जो आरएनए की लेबलिंग की जा सकती है इसमें, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए के द्वारा ये आरएनए की लेबलिंग की जा सकती है कि आरएनए कहाँ कहाँ पे है। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो खास तरह से रेडियो एक्टिव और डाई का इस्तेमाल करके आप न्यूरोट्रांसमीटर्स और रिसेप्टर्स के बारे में उसके लोकेशन को जान सकते हैं। ये सब तो था कि कैसे लीजन और स्टिमुलेशन और रिकॉर्डिंग होती है। लीजन, स्टिमुलेशन और रिकॉर्डिंग, ये तीनों चीजें इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव दोनों मेथड में हो सकती हैं, ठीक है। तो स्टिमुलेशन और रिकॉर्डिंग आप इन्वेसिव टेक्निक में भी आपने देखा और नॉन इन्वेसिव टेक्निक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक मैनिपुलेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है, जेनेटिक मैनिपुलेशन है, और इसमें किसी भी जो है जीन के इम्पैक्ट को समझने के लिए ये किया जाता है। और इसमें दो फंडामेंटल अप्रोच है। एक है लैक सर्टेन जीन, मतलब किसी जीन का अभाव हो जाए, ठीक है, और दूसरा रिप्लेसिंग जीन दैट आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक की जगह दूसरी जीन को रिप्लेस कर, ठीक है। तो ये लैक सर्टेन जीन, ठीक है, और रिप्लेसिंग जीन, ये दो अप्रोच है। तो इसी के आधार पर जेनेटिक इंजीनियरिंग आपकी होती है, ठीक है। अब जैसे लैग जो है, लैकिंग का जो कंसेप्ट है, उसी को हम लोग कहते हैं जीन नॉकआउट टेक्निक। ये लैकिंग बेस्ड जो अप्रोच है उस पर है जीन नॉकआउट टेक्निक। अब जीन नॉकआउट टेक्निक क्या है कि इसमें जो भी जो जीन टारगेटिंग टेक्नोलॉजी में ये किया जाता है, फंक्शन को जो है इनएक्टिवेट करता है। मतलब जेनेटिक वॉइस नहीं आ रही है सर। म्यूटेशन संदीप आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही नहीं है। आ रही है। genetic mutation inactivate a gene function is called gene. आवाज कट रही है सर। Am I audible? अभी ठीक है यस सर। सर। यस सर। चलिए, उनको लग रहा है बीच में डिस्टरबेंस था कुछ। तो कहाँ तक आप सुने हैं? सर वो आप जो नॉकआउट टेक्निक शुरू किए थे, जी नॉकआउट चलिए, टेक्निक। हाँ, चलिए, चलिए इसी इसी को थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। तो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, जीन लैकआउट टेक्निक, जो है कि जो लैक सर्टेन जीन्स, मिसिंग जीन्स जिसको आप कह सकते हैं। तो यह वंस अगेन।
आवाज आ रही है सबको? नहीं भाई, नहीं मुझे तो भाई, नहीं आ मुझे रही तो है। नहीं आ रही है। बोल काहे नहीं रहे? नज़र झुकाने को हम इशारा समझते हैं। हम्म। जब कोई ना बोले तो मतलब ये समझ जाना चाहिए कि वो समझ गया। तो तुम लोग नहीं बोलते तो मुझे लगता है हाँ आवाज़ आ रही होगी। कहाँ हो संदीप? संदीप। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ अभी आ यस रही सर, है। अभी यस आ रही सर, है। अभी आ रही है। बीच में डिस्टर्ब था बीच में फिर? डिस्टर्ब था फिर? हाँ सही यस से आ सर, रही यस है। यस सर। सर, यस सर। पीपीटी भी नहीं दिख रही पीपीटी क्या? भी नहीं दिख रही क्या? ना। नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही सर। इको भी हो रहा है। इको भी हो रहा है। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा सर। पीपीटी विजिबल है? यस सर। यस। सो जीन अकाउंट टेक्निक जो है, इसमें किसी पर्टिकुलर जीन को इनएक्टिवेट या डिलीट करके उसका इम्पैक्ट जो है व्यवहार पर देखा जाता है। ठीक है। और ये नॉकआउट करने के जो तरीके हैं वो ये है, जैसे प्लाज्मिड डीएनए कंस्ट्रक्ट, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इन तरीकों से ये कैरी आउट किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो जीन मिसिंग है उसके आधार पर कौन सा व्यवहार कंट्रोल हो रहा है उसको आप जान सकते हैं। जैसे इसमें मेलानॉप्सिन नॉकआउट ये किया गया, मेलानॉप्सिन कंट्रोल करने वाली जो जीन है उसको नॉकआउट किया गया। तो ये देखा गया कि दिस मेलानॉप्सिन कंट्रीब्यूट टू द कंट्रोल ऑफ सर्केडियम रिदम बाय लाइट। मतलब आपकी जो बॉडी की जो सर्केडियम रिदम है, जो लाइट के द्वारा, जैसे आप रात को क्यों सोते हैं, तो ये मेलानॉप्सिन का जो सिक्रेशन है ये लाइट से बहुत हद तक प्रभावित होता है। ठीक है। तो उसी को यहाँ पर देखा गया। प्रॉब्लम थोड़ा सा इसके भी रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन में होती है, क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर व्यवहार होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स एंड रिमूविंग वन जीन में अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ अदर्स। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि जिस जीन को हम रिमूव कर रहे हैं उसी का जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल हो व्यवहार में। हो सकता है कि वो डायरेक्ट रोल ना हो, बल्कि वो जीन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, तो उसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है। और दूसरे जो एंटीसेंस जो ड्रग्स हैं, दे कैन ब्लॉक एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। तो ये एंटीसेंस ड्रग्स का इस्तेमाल करके आप किया कर सकते हैं ये जीन नॉकआउट। दूसरा जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं जीन रिप्लेसमेंट। ठीक है। नॉकआउट में क्या करते हैं कि उसको या डिलीट कर देते हैं या फिर वहां पर जो है टेम्पररी एक तरह से उसको इनएक्टिवेट करते हैं। लेकिन रिप्लेसमेंट क्या है, तो इसको कहते हैं जीन रिप्लेसमेंट, इसको या जीन टारगेटिंग कहते हैं। ये टेक्निक जो है,
इसमें जो है किसी जीन को मॉडिफाई कर देते हैं, इसका जो ओरिजिनल लोकेशन है उसके जगह पर किसी और जीन को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द टारगेट लोकस एंड क्लोन होमोलोगस डीएनए फ्रेगमेंट कंटेनिंग द डिजायर्ड मॉडिफिकेशन। ठीक है, आपने खासतौर से ये देखा होगा कि जैसे किसी कोई भी पैथोलॉजिकल ह्यूमन जीन से उसको चूहे में रिप्लेस करके देखा जाता है, वहां पर ह्यूमन पर अध्ययन जब नहीं किया जा सकता है तो ऐसे अध्ययन ज्यादातर जानवरों पर किए जाते हैं। ये जीन थेरेपी आपने इधर काफी सुना होगा। ठीक है, तो जीन थेरेपी यही जीन रिप्लेसमेंट टेक्निक ही है। ठीक है, जिसमें डिफेक्टिव जीन्स को हटाकर वहां पर एक हेल्दी जीन को ऐड किया जाता है या न्यू जीन को, ताकि वो जो है वो किसी पर्टिकुलर डिजीज से बॉडी आपकी फाइट कर सके, या एक तरह से ट्रीटमेंट के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो जीन रिप्लेसमेंट टेक्निक में एक जीन को रिप्लेस करके वहां पर दूसरा जीन इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो रिसर्च जो होती है वो इसी को देखने के लिए कि जैसे कि कोई ह्यूमन में फॉल्टी जीन मिला तो उसको माउस पर करके देखा जाता है कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, और फिर वहां पर अगर दूसरे उसकी जगह किसी और जो है हेल्दी जीन को रख के देखा जाता है कि उसका क्या इम्पैक्ट है। तो अगर हेल्दी जीन को इस जो है डेफिसिट वाले जीन से या जैसे कहते हैं कि पैथोलॉजिकल जीन से जब रिप्लेस कर देते हैं तो फिर जो है वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो दो टेक्निक है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। जीन नॉकआउट, नॉकआउट का मतलब टेम्परली उसको किसी भी मेथड से उसको ब्लॉक कर देना या उसके एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देना। ठीक है, या उसको डिलीट कर देना। ठीक है, और रिप्लेसमेंट में क्या है, वो डिलीशन नहीं है बल्कि उसकी जगह दूसरे जीन को वहां पर जो है इम्प्लांट करना है। ये दो तरीके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। ठीक है, और एक इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये फैंटास्टिक फ्लोरोसेंस एंड रेनबो का जो है आया है कॉन्सेप्ट। ये ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जो होता है exhibit bright green fluorescent when exposed to the blue light। अब इसी के लिए इन मनोवैज्ञानिकों को जो है मार्टिन कैल्फी और उनके जो सहयोगी हैं उनको 2008 में नोबेल प्राइज मिला है इस पर्टिकुलर ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन को की खोज के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये जो जीन ये जो GFP है, ठीक है, जब इसको आप उसमें इम्प्लांट करते हैं तो वो अलग अलग तरह के कलर का एक्सप्रेशन करता है। ठीक है, तो GFP genes can be inserted into the DNA of neurons। ठीक है, and that color can be viewed when targeted neural gene are expressed। उसी को कहते हैं ब्रेन बो। ठीक है, तो इस GFP जीन को किसी भी DNA न्यूरॉन के DNA में इंसर्ट करके जो है आप देख सकते हैं कि जब वो जीन एक्सप्रेस करता है तो उसकी वजह से एक्सप्रेशन होता है न्यूरल जीन्स का, तो ब्रेन बो बनती है। जैसे रेनबो बनती है ना उसी तरह से ब्रेन बो बनती है। और उस ब्रेन, ये बहुत रिसेंट है, इस पर बहुत कुछ जानकारी हम लोगों को भी नहीं है। तो ये एक खास तौर से कह सकते हैं कि जैसे तमाम तरह के केमिकल्स इंसेक्ट किए जाते हैं ना, जैसे पहले मैंने बताया कि केमिकल लीजन करते हैं हम लोग, और किसी पर्टिकुलर केमिकल को जो है टारगेट साइट पर पहुंचा के उसका लीजन किया जा सकता है, स्टिमुलेशन किया जा सकता है, या डाई के रूप में जैसे 2-डिऑक्सी ग्लूकोज की मैंने चर्चा की, तो उसी की जगह पर ये खास तरह का ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ठीक है, ये डिस्कवर किया गया है कि ये जो है ब्रेन की स्टडी में एक प्रकार से बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि चमत्कारी प्रभाव हो सकता है। ठीक है, कि ब्रेन का अध्ययन इस पर्टिकुलर GFP प्रोटीन के द्वारा उसको इंसर्ट करके जो है किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होगा जब वो पर्टिकुलर न्यूरॉन उसके उस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन करेगा तो उस दौरान वहां पर जो है जो उसका स्ट्रक्चर होगा उसका उससे चेंजेज आएंगे, जिसको हम लोग ब्रेन बो कहते हैं। जैसे रेनबो होता है उसी तरह ब्रेन बो जो है हो सकता है। जैसे 2-डिऑक्सी ग्लूकोज है उसी तरह से ये GFP है। ठीक है,
तो ये सब सारी चीजें जो मुझे आपको इस आपके सिलेबस के अंतर्गत बतानी थी, मैंने आपको बता दी है। ज्यादातर चीजें कवर हो गई है हमको लग रहा है। देखिए, एनाटॉमिकल लीजन, स्टिमुलेशन, जेनेटिक मैनिपुलेशन, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सिग्नल्स, वही सब है। ठीक है। अब इसमें है क्या कि सिलेबस थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया है। ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी होता है, इलेक्ट्रिकल लीजन भी होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी होता है, इलेक्ट्रिकल लीजन भी होता है, क्योंकि अगर लो फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव आप जाएगा तो स्टिमुलेशन का काम करेगा, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी वो रेडियो वेव्स क्या हो गई, वही लीजन का काम करता है। ठीक है। तो उसी तरह से केमिकल लीजन भी होता है, केमिकल स्टिमुलेशन भी होता है। तो लीजन तो एक प्रक्रिया है, लीजन कई तरीके से हो सकता है। और रिकॉर्डिंग जो है, इलेक्ट्रिकल जो है स्टिमुलेशन की भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, केमिकल स्टिमुलेशन की भी रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग तो ज्यादातर स्टिमुलेशन की होती है, और ये जो रिकॉर्डिंग नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव दोनों तरीके से होते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने जो बताया वो उसी हिसाब से बताया, आपका थोड़ा सा इस मामले में झिकझैक लगता है मुझे। ठीक है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से खासतौर से आपका लेजर मेथड ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो चीजें हैं मैंने आपको ज्यादातर बता दी। अब जैसे इसमें कंप्यूटर मॉडलिंग शब्द लिखा है, तो कंप्यूटर मॉडलिंग तो भाई जो भी ब्रेन की स्टडी जो खासतौर से न्यूरो साइंस में होती है, न्यूरो साइकोलॉजी, वो कंप्यूटर मॉडलिंग के द्वारा ही होती है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा जो है एटकिंसन सेफरिन मॉडल। एटकिंसन सेफरिन का जो मॉडल है कि वो पहले सूचना शॉर्ट टर्म में जाती है, फिर उससे पहले जो है सेंसरी मेमोरी में होती है, फिर लॉन्ग टर्म में होती है। तो क्या है, ये कंप्यूटर मॉडलिंग ही है। ऐसा हमारे ब्रेन में कोई सिस्टम नहीं है कि ब्रेन खोल के देखेंगे तो उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये सब चीजें वहां पर होंगी। ठीक है। ये सब कंप्यूटर मॉडलिंग ही है। फंक्शनल न्यूरो सर्जरी का कॉन्सेप्ट है। अब फंक्शनल न्यूरो सर्जरी, ये जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये सब जैसे किसी पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट को अगर आप काट देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वही फंक्शनल न्यूरो सर्जरी है। खासतौर से फंक्शनल न्यूरो सर्जरी में अगर आप देखें तो इपिलेप्सी जो होती है, इपिलेप्सी में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो दो हेमिस्फीयर होते हैं वो कार्पस कैलोजम से जुड़े हैं। जब कार्पस कैलोजम को बीच से काट देंगे तो जो अगर जो फीड्स आते हैं उनको वो स्प्रेड नहीं होंगे, यानी कि ईजी जो है वो स्प्रेड नहीं होगी। तो ये सब तो छोटी छोटी जो चीजें दी गई हैं वो थोड़ा सा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो वो कंफ्यूजिंग है। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की भी हो सकती है, केमिकल स्टिमुलेशन की भी हो सकती है, लीजन इलेक्ट्रिकल मेथड से भी हो सकता है, केमिकल मेथड से भी हो सकता है, तमाम ऐसी चीजें हैं। ठीक है। तो वो थोड़ा ओवरलैपिंग का है। तो जिसे एनाटॉमी अब लिखा एनाटॉमिकल लीजन। ठीक है। और एनाटॉमिकल लीजन स्टिमुलेशन, एनाटॉमिकल लीजन तो एनाटॉमिकल ही ज्यादातर होता है, लेकिन फंक्शनल लीजन भी हो सकता है। ठीक है। स्ट्रक्चरल लीजन है तो एनाटॉमिकल है। फंक्शनल लीजन जैसे किसी पर्टिकुलर केमिकल को अगर आप इंजेक्ट कर देते हैं जो इस सेल बॉडी को खाली डिस्ट्रॉय करे, चाहे उसको जो है उसके एक्सॉन को डिस्ट्रॉय करे, तो लीजन तो एनाटॉमिकली होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो हम स्टडी करते हैं वो फंक्शनल होता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड इन टुडेस क्लास। और इसके बाद हमारा ये सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर कभी टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत मैं और आपको बता दूंगा। जो कि न्यूरो साइकोलॉजी में कुछ अध्ययन जो है साइकोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा भी होते हैं, जैसे आप इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा जो है डेफिसिट को माप सकते हैं, तमाम तरह के बैटरीज है उसके द्वारा ब्रेन फंक्शन का मेजरमेंट किया जा सकता है। तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है। प्रैक्टिकल मैंने पहले ही करा दिया है, आई होप। यस सर। प्रैक्टिकल आपका हो गया है ना? यस सर, यस सर। तो ये सब सारी चीजें हो गई है और सिलेबस आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है।